बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यार ये सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन से पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस सर मिक्सचर। हाँ बेटा बोलो। सुयश बोल रहा हूँ। हाँ सुयश बेटा बोलो। मेरे घर में ना 4 और 3 आवर्स तक ना लाइट नहीं आएगी। बेटा आवाज तो ही नहीं आ रही मुझे तो तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ 4-5 घंटे से ना लाइट नहीं है घर पे। अच्छा लाइट नहीं थी? है ही नहीं, अभी भी है ही नहीं। नहीं तो तुम किससे कर रहे हो क्लास अटेंड? लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप में ना ज़्यादा बैटरी है नहीं। तो तुम ये तो कहना चाह रहे हो कि बीच में क्लास हाँ, हो सकती टर्मिनेट है। हो सकती है तुम्हारी? अच्छा ठीक है। हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड आस्क द डाउट्स, ठीक है ना। यस यस सर। ओके। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। ये वही सॉल्यूशन है जिसको हम नाइन्थ में क्या बोलते थे, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमने कहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे सॉल्यूशन बनता है। नाउ सॉल्यूशन मतलब लेटर से मिक्सचर बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब वो मिक्सचर तीन तरह का हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, या फिर तुम्हारा सस्पेंशन। तो यहां पे जो हम सॉल्यूशन टर्म यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर ट्रू सॉल्यूशन गाइस। यहां तो कोई डाउट बच्चों? गुड। तो आते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन पे। लेट अस कम टू बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, दैट मींस अ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, उसका मतलब ये होता एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट दो भी हो सकते हैं। ओके गाइस। अब सॉल्यूट तुम्हारा क्या होता है? इट इज द वन विच इज इन लेसर प्रोपोर्शन। ये बंदा लेस प्रोपोर्शन में है। एंड सॉल्वेंट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। ठीक है ना गाइस? जिसकी प्रोपोर्शन ज्यादा है इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल चीजें हैं गाइस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। पहला, सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, इट विल हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इट विल हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, लेकिन अगर इफ दे आर कलर्ड तो यार कलर जरूर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सेकंड पॉइंट तुम्हारा कलर से रिलेटेड है। सॉल्यूट इज नॉट विजिबल, सॉल्यूट इज नॉट विजिबल, बट कैन गिव कलर टू सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूट इज मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वो जब हम पुराने नाइन्थ में पढ़ते नहीं थे यार, नमक मिला दिया, अब तुम ऊपर से पियो नीचे से पियो कहीं से पियो, तुम्हारा सेम अमाउंट ऑफ सॉल्टीनेस आ रही है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आते हैं थर्ड पे। सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये इजी पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन चैप्टर का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उस पर बेस्ड है। तो वो क्या है? दैट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चे कहेंगे सर ये वेपर प्रेशर क्या है? तो तभी मैं कह रहा था गाइस ये आगे डिस्कस होगा। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी रिलेटिव अमाउंट उस पर डिपेंड कर रहा होता है। प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? दे डिपेंड ऑन relative amount of solute
एंड सॉल्वेंट। गुड इवनिंग बेटा, कहां से आ रहे हो इतना लेट? चलो बैठो 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 बैठो, फटाफट बैठो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? टाइप हम किस हिसाब से देख रहे हैं उसे समझो। हम कहना चाह रहे हैं यार सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, जो अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि यार लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, बट यू कैन हैव एवरी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशन गाइस, टोटल कॉम्बिनेशन तुम्हारे 9 बन के आएंगे अंडर ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिकली दैट सॉल्यूट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस एंड द सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैसियस सॉल्यूशंस हम उनकी बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट इज गैस, ठीक है ना गाइस? गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब है सॉल्वेंट इज गैस। अब उसमें जो सॉल्यूट होगा दैट माइट बी गैस सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना गाइस? तो सबसे पहले गैस पे आते हैं। तो गैस इन गैस का तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना गाइस? ऐसे मान के चलो नाइट्रोजन में अगर तुम ऑक्सीजन मिक्स कर देते हो तो यू गेट अ सॉल्यूशन। तो मैं एग्जांपल लिखता जाऊंगा, यू कैन अंडरस्टैंड अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सॉल्यूट भी तुम्हारा गैस, सॉल्वेंट भी गैस, ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल तो बता रहा हूं। हाँ, लिक्विड, लिक्विड क्या है? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अब आते हैं सॉलिड इन गैस, एग्जाम्पल आयोडीन इन नाइट्रोजन गैस, आयोडीन इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर है गाइस? ये हमारा सॉल्वेंट गैस है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल्स है यार, उसमें क्या समझोगे तुम? बताओ, कुछ समझ सकते हो? हाँ, याद कर सकते हो। लिक्विड सॉल्यूशंस, इसमें तुम्हारा सॉल्वेंट इज लिक्विड। ओके गाइस? एग्जाम्पल गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ऑक्सीजन को तुमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमारा एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है, हाँ है ना बच्चों? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ओके गाइस? अब लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, बेसिकली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वो हो गया तुम्हारा इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, ये तुम्हारा आ गया ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है ना गाइस? नाउ लेट अस कम टू सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट इज सॉलिड। अब इसमें तुम्हारा गैस एज सॉल्यूट, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन इन पैलेडियम। गाइस ये एग्जांपल तुमने ऑर्गेनिक में तो नहीं पढ़ा, हमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा, ठीक है ना गाइस? लेकिन अदरवाइज तुमने देखा होगा इन 10th H2Ni H2Pt H2Pd, ये तुमने देखा या था या नहीं देखा था? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस टू गिव एल्कीन, जो कि तुम्हारा वो होता था ऑयल से घी बनाना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट H2Ni या H2Pt या H2Pd, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गाइस। वो क्या होता है? सपोजिंग तुमने H2Ni लिया तो निकल का सरफेस है और उस पर तुम्हारा हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? it goes into the interstices of that nickel solid। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? so the solid that you have, the solid जिसमें हाइड्रोजन is adsorbed, उस solid को हम क्या बोलते हैं? interstitial solid, जो कि तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हाँ है ना बच्चों? तो आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ interstitial solid। okay guys, this is what I am talking about, गैस इन सॉलिड बच्चों। अब आते हैं
लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड में तुम्हारा आ गया अमेलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम। सॉलिड इन सॉलिड, यार इसका एग्जांपल हो गया अलॉयज तुम्हारे, अलॉयज सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है ना बच्चों, जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, अलॉयज बेसिकली। यहां तक कोई डाउट बच्चों? आई डोंट थिंक, सारी चीज याद करने की है। हाँ बेटा, यार ऐसे घिनौने एग्जांपल क्यों लेके आते हो रस्ट का? देखो नहीं बेटा, मतलब रस्ट को इग्नोर, छोड़ दो। आई डोंट वांट टू इवन गो इनटू दैट कि तुम्हारा किस में क्वालिफाई होगा, ठीक है ना बेटा। स्टार्ट करते हैं आगे। गाइस इधर ध्यान दो, हम आते हैं अब, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया। इज इट नेसेसरी इट विल मेक अ सॉल्यूशन? Because there has got to be some kind of interaction between solute and solvent to make a solution, guys. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग तुम ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग अ सॉल्यूशन। वो दोनों गधे अलग अलग लेयर बना के बैठ गए। तो हम क्या कहते हैं, for the formation of a solution there should be dissolution of solute in solvent, ठीक है ना guys? For the formation of solution there should be dissolution of solute in solvent। तो dissolution process पे आते हैं। हम कहेंगे यार ये डिसॉल्व कब होगा? ये तब होगा जब तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। वो इंटरेक्शन कब होगी? व्हेन देयर आर, बेसिकली जो तुम्हारा एक वो स्टेटमेंट नहीं होती थी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, उस स्टेटमेंट को याद करो कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट है दैट विल डिसॉल्व अ पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व अ नॉन पोलर सॉल्यूट। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज तुम्हारा पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute will dissolve in non-polar solvent। यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है या नहीं? अब हमने कहा यार ये तो हमने देख लिया कि पोलर सॉल्यूट के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। बट लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो गाइस हम क्या कहेंगे, बेसिकली फॉर सॉल्यूशन टू बी फॉर्म्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जो इंटरेक्शन तुम्हारी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है उसी टाइप की इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में होनी चाहिए, एंड सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेक्शन तुम्हारी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन, दे शुड बी सिमिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल लो NH3 एंड वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन यू मिक्स NH3 and H2 अगेन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 and H2। उसका लेवल कितना है दैट डिपेंड्स, बट द पॉइंट इज तीनों में तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन गाइस। वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं अब, सॉल्यूशंस फॉर्म व्हेन intermolecular forces between solvent solvent solute solute and solvent solute are similar। बच्चों यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक। अब एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? लेट अस टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गाइस जो तुमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं वैन डर वाल फोर्सेस, दैट्स वन। दूसरा तुमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स टू। एंड द थर्ड वन which I have not yet discussed is ion dipole. Now you don't know what is ion dipole. We'll know in a minute. Ion dipole guys, ion dipole forces. ठीक है बच्चों? तो guys, before we go on to ion dipole, let me discuss a example. Polar or non-polar solvents में let us discuss an example. Polar and non-polar solvents का एक एक example ले लेते हैं और फिर solute का भी example लेंगे and then we'll discuss how the forces interact between, how the forces are between the solute and solvent. तो polar and non-polar solvents की बात करते हैं। polar solvent में हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा बच्चों? वाटर, हाँ है ना? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आते हैं पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर। अब गाइस ये जो तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, ये किस किस को डिसॉल्व करेगा? एक, या तो ये डिसॉल्व करेगा तुम्हारा आयनिक सॉल्यूट को। दिस इज द वन जिसमें तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं या किस टाइप के फोर्सेस होते हैं? आयन डाइपोल। अभी बताऊंगा मैं। आयनिक सॉल्यूट, आयनिक सॉल्यूट को सिंपली तुम क्या समझो? आयनिक सॉलिड, जैसे NaCl। NaCl नमक को पानी में डालोगे तो तुम्हारा बिटवीन वंस NaCl, एक चीज समझो गाइस, जो NaCl है जब तुमने उसे पानी में फेंका, इट विल ब्रेक इनटू आयंस Na plus and Cl minus. Now that Na plus will be surrounded by water. Similarly, Cl minus will also be surrounded by water. It depends के कौन से वाला part of that water will be close to that ion. जैसे Na plus है, it wants to be surrounded by negative charge. हम कहेंगे water है, water का मतलब हो गया O पे माइनस डेल चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज। तो जो Na plus है, it will be surrounded by माइनस डेल वाला ऑक्सीजन ऑफ वाटर। Similarly, जो Cl minus है, it will be surrounded by H plus del of water. Now these type of forces between ion and the dipole, मतलब that water को आप dipole मानो और तुम्हारा जो ions हैं जो कि तुम्हारे बने after dissolution of that solid in water, तो ये ion और dipole के बीच की जो forces हैं, that is known as ion dipole forces. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं it is of the type, मतलब हमने थोड़ा सा उसे broad कर दिया कि although हमारा जो water है that solvent is polar, it is not ionic. आयन थोड़ी ना है, इट इज पोलर, बट स्टिल इट विल डिसॉल्व दैट आयनिक सॉल्यूट, क्योंकि आयन इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम पोलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमने कहा इट कैन डिसॉल्व आयनिक सॉल्यूट एंड इट कैन डिसॉल्व अ पोलर सॉल्यूट। ओके गाइस, पोलर सॉल्यूट को भी वो डिसॉल्व कर सकता है। पोलर सॉल्यूट लाइक NH3 एंड आयनिक सॉल्यूट लाइक NaCl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्या? CCl4। CCl4 ये बंदा किसको डिसॉल्व करेगा? ये डिसॉल्व करेगा, हम कहेंगे या तो हम सीधा कहते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, या फिर हम कहेंगे वीकली पोलर अगर सॉल्यूट है तो उसको भी डिसॉल्व कर देगा। हमने कहा ये जो वीकली पोलर जो है, ये ज्यादातर वो हैं जिनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट। ठीक है ना गाइस? तो इनको हम बोल सकते हैं जिनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, वो तुम्हारे डिसॉल्व कर जाएंगे तुम्हारे किसके अंदर गाइस? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे अंडरस्टैंड करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायपोल वाले जो तुम्हारे वो हो गए, कौन से वाले? डिस्पर्जन वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। हाँ, लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। अब आते हैं गाइस डिसोल्यूशन इन वाटर। वही चीज जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी NaCl की, वही चीज मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। डिसोल्यूशन इन वाटर, हम कहेंगे NaCl था, इट विल ब्रेक इनटू आयंस Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। जो Na प्लस है दैट विल बी सराउंडेड बाय द ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, it will be surrounded by the oxygen end of the water molecule, and similarly Cl minus will be surrounded by the hydrogen end of the
वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है या नहीं बच्चों? एंड दैट विल स्टेबलाइज द आयंस, मतलब तुम समझो ये बंदा NaCl ऑलरेडी स्टेबलाइज था, मतलब इन द सॉलिड फॉर्म देयर वर आयंस, दे वर अट्रैक्टिंग ईच अदर, इट वाज ऑलरेडी स्टेबल। अब हम चाह रहे हैं कि पानी के अंदर फेंक दिया और वो बंदा डिसॉल्व भी हो, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ, वो होता नहीं, उसको कुछ टाइप की मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। वो मोटिवेशन कहां से मिल रही है कि वंस इट ब्रेक्स इनटू आयंस इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इस स्टेबलाइजेशन को, स्टेबलाइजेशन हाउ, कि तुम्हारा सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड इज सराउंडिंग द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस डेल वाले एटम्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ये जो स्टेबलाइजेशन है इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन। Stabilization of ions by the solvent molecules, this is called solvation guys। ये मैं लिख देता हूं, this stabilization of ions, this stabilization of ions by solvent molecules is called solvation। और अगर तुम्हारा सॉल्वेशन कौन कर रहा है? वाटर। बेसिकली वाटर इज द सॉल्वेंट, देन वी हैव गॉट अ डिफरेंट टर्म फॉर इट, हाइड्रेशन, राइट। इफ H2O is solvent, then the term becomes hydration। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरा केस। ये हमारा था NaCl का, हमने लिया था डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। फर्स्ट हमारा NaCl का, ये मैं कहां पे लिखूं अब, कोई बात नहीं। दूसरा केस विदाउट नंबरिंग मैं बता देता हूं। हमने लिया H2O है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा हाइड्रेशन था, मतलब सॉल्वेशन टर्म इज नॉट इनकरेक्ट, बट टू बी मोर स्पेसिफिक इट वाज हाइड्रेशन। आई वाज टेकिंग वाटर एज द सॉल्वेंट गाइस। ठीक है बच्चों, राइट। अब अगर तुम H2O और NH3 लोगे, you can understand that nitrogen end will be stabilized by hydrogen and the hydrogen end of NH3 will be stabilized by oxygen। हाँ है ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, लेट अस डिस्कस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसको डिस्कस करते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके लिए विल हैव टू यूज टू टर्म्स, डिसोल्यूशन and crystallization। These are the two terms that we'll use to understand saturated and unsaturated solution। Saturated and unsaturated solutions। ओके बच्चों, गाइस एक चीज समझो, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट का एंड लिक्विड सॉल्वेंट। हमने क्या किया? नमक को पानी में फेंक दिया। क्या होगा गाइस? इनिशियली तुम्हारा नमक विल स्टार्ट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो नमक है वो तुम्हारा पानी में धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना शुरू हो गया, दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस बच्चों। अब क्या होता है? आफ्टर सम टाइम का मतलब है नॉट बहुत ज्यादा टाइम, जैसे तुम्हारा थोड़ा बहुत नमक डिसॉल्व हुआ, इनिशियली ये प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन वाला। बट जस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन स्टार्ट्स, अ मोमेंट आफ्टर दैट क्रिस्टलाइजेशन आल्सो स्टार्ट्स, कि जो नमक है जो तुम्हारा डिसॉल्व हुआ था, दैट इज कंबाइनिंग टू गिव यू NaCl सॉलिड। मतलब बोथ ऑफ दिस प्रोसेस स्टार्ट, पहले तुम्हारा डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड मोमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन योर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आल्सो स्टार्ट्स। लेकिन जो तुम्हारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस है दैट इज अकरिंग एट अ फास्टर रेट एंड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज अकरिंग एट अ स्लोअर रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक तरीके से हम कहेंगे NaCl का पानी में जाने का रेट वो फास्ट है और पानी से बाहर निकलने का रेट वो स्लो है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसोल्यूशन इज अकरिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एक और चीज, ये चीज तुम काइनेटिक्स में बहुत मतलब आगे पढ़ोगे कि धीरे धीरे करके जो डिसोल्यूशन का रेट है दैट बिकम स्लोअर और जो क्रिस्टलाइजेशन का रेट है दैट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड एट वन पॉइंट दे बिकम इक्वल। इक्वल का मतलब तुम समझ रहे हो गाइस? जब तक तुम्हारा इक्वल नहीं था, डिसोल्यूशन वाज मोर, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज मोर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
तुम्हारा नमक का कंटेंट, दैट सॉलिड नमक का कंटेंट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था, बिकॉज योर इट वॉज गेटिंग डिजॉल्व, राइट। लेकिन जैसे ही तुम्हारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, there is no visible change in the concentration of that salt, concentration of salt in the solution as well as the amount of salt which is present outside of the solution, क्योंकि अब तुम्हारा जिस रेट से NaCl डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से NaCl is coming out of the solution, so there is no visible change in the concentration of NaCl, concentration both in the solution as well as outside the solution जो बाहर पड़ा हुआ है। तो guys that is known as equilibrium बच्चों, clear guys, that is the state of equilibrium। अब अंडरस्टैंड करो, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब है नो फर्दर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, मतलब हम कहेंगे डिसॉल्व तो हो रहा है बट द पॉइंट इज उसी रेट से बाहर भी निकल के आ रहा है, तो हम कहेंगे एट दिस पॉइंट वी विल से द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। गाइस समझ में आया नहीं आया? द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। और उससे पहले जब तक तुम्हारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज ग्रेटर देन द रेट ऑफ योर क्रिस्टलाइजेशन, तब तक your solution was unsaturated because more solute could be dissolved in that solution guys। हीट करके तो वैसे कर सकते हैं, हीट करके कर सकते हैं। अभी हम सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हर एक का मतलब यू कैन डिफर, तुम सॉल्युबिलिटी जो चेक कर रहे हो दैट इज चेक्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब अगर तुम कहोगे से रूम टेम्परेचर पे क्या सॉल्युबिलिटी है दैट विल बी डिफरेंट, हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी विल बी डिफरेंट। एनीवे अब जितना मैंने तुम्हें समझाया वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट आने वाला है, तो जस्ट नोट इट डाउन। सॉल्यूट सॉलिड था, इट वाज गोइंग इनटू सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और ये प्रोसेस हमारा क्या था? दिस प्रोसेस वाज डिसोल्यूशन। फाइनली equilibrium is established। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश का मतलब है रेट ऑफ सॉल्यूट गोइंग इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉल्यूट कमिंग आउट ऑफ सॉल्यूशन। in solid form obviously। बेसिकली हम कहेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन को रिएक्शन के टर्म्स में सोचें तो डिसोल्यूशन तो हमें पता था क्या था, डिसोल्यूशन वाज सॉल्यूट सॉलिड गोइंग टू सॉल्यूट सॉल्यूशन, and your crystallization is opposite of that। ओके बच्चों, और this state of dynamic equilibrium, इसको हम क्या बोलते हैं? we call it a saturated solution, is called saturated solution। and if solution can accommodate more solute, अभी और solute डाला जा सकता है, बेसिकली जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, then we call it a unsaturated solution। ओके बच्चों, अब आते हैं लेट अस कम टू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। व्हाट इज दैट? उसके लिए द फर्स्ट थिंग यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर मतलब सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया।
हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, मतलब दैट हायर टेम्परेचर पे वी जनरेटेड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हायर टेम्परेचर में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, एंड नाउ वी कूल द सॉल्यूशन, एंड इफ द सॉल्यूट, जो तुम्हारा सॉल्यूट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे था, अगर वो बाहर नहीं निकला सॉल्यूशन के, on cooling the solution down, then the solution that we have got is a super saturated solution, and it is unstable. Obviously बात है, it is unstable because it is containing more solute than is possible. ठीक है ना guys? तो अगर बाई चांस तुम उसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो that excess of solute will be coming out of the solution. छेड़छाड़ इन द फॉर्म कि तुमने कहा लाओ एक काम करते हैं, थोड़ा और सॉल्यूट मिला के देखते हैं, तो पता चलेगा जितना तुम्हारा था वो डिसॉल्व तो हुआ ही नहीं, जो एक्सेस था, जो ऑलरेडी तुम्हारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, वो भी बाहर निकल के आ गया। वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, छोड़ो जरूरत ही नहीं है, आता ही नहीं। ठीक है, हाँ अच्छा क्या हो गया, मतलब एग्जाम्पल ही था या कुछ और, मतलब बात कर रहे थे अभी? हाँ बेटा क्या, अच्छा एक और बार समझा दो बेटा। देखो तुम्हारे पास ये चीज पता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना बेटा। हमने क्या किया, सपोजिंग एग्जांपल के तौर पे रूम टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे ले गए सॉल्वेंट को, अब हमने उसमें नमक सिलेटस से एग्जांपल के तौर पे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब तुम्हारा सपोजिंग नमक जो नॉर्मली डिसॉल्व होना चाहिए था वो 20 ग्राम डिसॉल्व होना चाहिए था, अब तुम्हारा 35 ग्राम डिसॉल्व हो गया क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है। अब हमने क्या किया, हमने 35 ग्राम डिसॉल्व कर दिया क्योंकि हाई टेम्परेचर था, 40 डिग्री सेल्सियस था। नाउ वी कूल्ड इट बैक टू 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बेटा। अब तुम्हारा दैट सॉल्यूशन शुड हैव कंटेन हाउ मच सॉल्यूट, 20, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, बट समहाउ इट इज कंटेनिंग दैट 35, so that is a super saturated solution. अब अगर तुम उसमें बाई चांस और नमक डाल देते हो कि लाओ यार थोड़ा और डिसॉल्व करके देख लेते हैं, तो पता चलेगा वो एक्सेस तो तुम्हारा, मतलब जो तुमने डाला वो तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, जो तुम्हारा एक्सेस ऑफ 15 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट था वो भी बाहर निकल के आ गया, बिकॉज दैट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। वो तब भी रहेगा ऑब्वियस, हाँ। तो अब आते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन is prepared at high temperature and cooled, a super saturated solution results. And that super saturated solution is unstable. Hold on. If small amount of solute is added, excess solute comes out. अब आते हैं गाइस, ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसको थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में अंडरस्टैंड करना। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डिसोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस। गाइस मुझे एक चीज बताओ, डिसोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट? डोंट टेल मी कि सर थोड़ा कम डिसॉल्व होता है। आइडिया इज कि तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है वो, हाँ है ना बच्चों, मतलब तुम्हारा कम डिसॉल्व हुआ ज्यादा हुआ बट इट डिसॉल्व्स, राइट। तो हम कहेंगे सिंस डिसोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस, उसका डेल्टा जी क्या होगा बच्चों? लेस देन 0, हाँ है ना। डिसोल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, you add solute to solvent, it will get dissolved, तो हम कहेंगे इसका डेल्टा जी इज लेस देन 0, हाँ है ना बच्चों। गाइस क्लियर है यहां तक? अब आते हैं डेल्टा एस पे। डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज। गाइस मुझे एक चीज बताओ, नमक इनिशियली इन सॉलिड फॉर्म, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल,
अब हमने जब पानी में डाला दोस आयंस आर फ्री टू मूव, तो फ्री टू मूव हो गए तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा बच्चों? एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव होएगा, राइट। एंड सेम विल बी द केस फॉर लिक्विड इन लिक्विड ऑल्सो। वो कैसे होता है उसे समझो। हम कहेंगे यार तुम्हारे पास पहले सॉल्वेंट है, अब तुम्हारा और एक सॉल्यूट अलग से था, जब तुमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर दिया तो जो आयंस के लिए बेसिकली सॉल्यूशन का अमाउंट तो बढ़ चुका, से 10 + 20 नाउ इट इज 30 ml। नाउ दोस आयंस आर मोर फ्री टू मूव, ठीक है ना गाइस। तो बेसिकली तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो एक तरीके से उनकी जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा फ्री हो गई। तो आइडिया क्या है, इन जनरल इट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट कि तुम्हारा सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करो या लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करो, द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, ठीक है ना गाइस। तो एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन अगर तुम गैस इन लिक्विड लेते हो गाइस तो एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, क्योंकि गैस इनिशियली वाज टोटली फ्री। अब अगर तुम उसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो उसकी जो मूवमेंट है दैट विल बी समहाउ रेस्ट्रिक्टेड गाइस। मतलब आई डोंट हैव टू टेल यू मोर, यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एंट्रोपी चेंज विल कम आउट नेगेटिव व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड गाइस, ठीक है ना बच्चों। फॉर गैस इन लिक्विड तो हमें पता चल गया तुम्हारा डेल्टा जी डेल्टा एस के बारे में। व्हाट अबाउट डेल्टा एच बच्चों, ठीक है ना गाइस। डेल्टा एच की बात करते हैं इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या है बच्चों? डेल्टा एच डिसोल्यूशन इज काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि तुम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो या तुम गैस को डिसॉल्व कर रहे हो। लिक्विड इन लिक्विड इज काइंड ऑफ, वो तुम आगे पढ़ोगे लेटर से, सिंपली स्टेटिंग कि तुम्हारा लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। अब तुम्हारा डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या होगा दैट डिपेंड्स, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड्स और गैसेस का वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहली चीज क्या है, डिसोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में कंसीडर करते हैं। डिसोल्यूशन में 3 चीजें हो रही हैं क्या? पहला तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक कर रहे हैं, बिखर रहे हैं। अब अंडरस्टैंड करो गाइस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच की भी जो इंटरेक्शन थी दे आर आल्सो बिकमिंग वीकर। मतलब सॉल्यूट तो ब्रेक कर ही रहा है, ठीक है ना गाइस। जैसे सॉलिड के टर्म्स में सोचा जाए तो तुम्हारा NaCl है दैट इज ब्रेकिंग अप, तो उसमें तुम्हारा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी इन अ वे, ठीक है ना गाइस। तो तुम्हारा लैटिस को तुम ब्रेक कर रहे हो, यू आर गिविंग एनर्जी। अब दूसरी चीज क्या है, इवन दैट सॉल्वेंट के बीच की जो इंटरेक्शन है दैट विल आल्सो बिकम वीक, क्योंकि वंस सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर एडेड तो तुम्हारी जो इंटरेक्शन मेजरली होगी दैट विल बी बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गाइस। तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन वीक होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक हो गई, और तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ गई। इन तीनों का क्यूमुलेटिव क्या बनेगा, दैट विल डिसाइड कि तुम्हारा डेल्टा एच डिसोल्यूशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वही चीज अब वो जो ग्रंथ जो मैंने तुम्हें समझाया वो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है ना गाइस। तो there are 3 steps in dissolution. In dissolution, पहला breaking solute solute interaction, breaking solvent solvent interaction, and forming solute solvent interaction. ओके बच्चों, ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का। NaCl सॉलिड था, उसको हमने पानी में डाला, इट विल गिव अस NaCl aqueous। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा इनिशियली आयन आयन फोर्सेस थे, वाटर में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और अब तुम्हारे क्या आ गए, आयन डायपोल फोर्सेस। हाँ या ना? आयन डायपोल फोर्सेस इज व्हाट यू गेट।
तो हम कहेंगे डेल्टा एच डिसोल्यूशन में तुम्हारे पास तीन चीजें आ गई, डेल्टा एच सॉल्यूट सॉल्यूट ब्रेक करना, प्लस डेल्टा एच सॉल्वेंट्स का सॉल्वेंट के साथ ब्रेक करना। ये दोनों चीजें क्या है गाइस? दीज बोथ आर एंडोथर्मिक, हाँ या ना बच्चों? और जो तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बढ़ना है, दैट विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी, हाँ या ना बच्चों? मतलब दीज टू आर, पहले मैं तीसरा भी लिख देता हूं, प्लस डेल्टा एच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का बढ़ना। ये जो पहले दोनों है, दीज आर एनर्जी दैट हैज टू बी supplied to break the solute solute interaction and the solvent solvent interaction, and the last one is exothermic। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? इसको हमने थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो। हमने क्या करा था? हमने कहा था डेल्टा सॉल्यूशन इज टू थिंग्स, हाइड्रेशन प्लस लैटिस। अगर तुम्हें याद हो, डिसोल्यूशन को हमने सिंपल टर्म्स में क्या बोला था? पहले तुम्हारा लैटिस ब्रेक किया और फिर हमने उसको आयंस को पानी में फेंक दिया, तो तुम्हारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का एक तरीके से मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और तुम्हारा लैटिस हो गया तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्यूट। बेसिकली हमने सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का ब्रेक होने को भी इग्नोर्ड, हाँ है ना बच्चों? लैटिस का ब्रेक होना इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का ब्रेक होना। और जो तुम्हारा हाइड्रेशन था, दैट वाज नथिंग बट सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमारे दो फोर्सेस थे जिनको हम डिस्कस कर रहे होते थे व्हेन वी आर डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। अब नॉर्मली क्या होता है गाइस, सॉलिड्स के अंदर दैट लैटिस एनर्जी इज मच मोर देन हाइड्रेशन। इसका मतलब डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? लैटिस जो तुम्हारा है, लैटिस को ब्रेक करने में लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड द एनर्जी रिलीज इन द हाइड्रेशन प्रोसेस इज लेस। सो व्हाट विल बी द डेल्टा एच? तुम्हारी होगी धुलाई, पॉजिटिव। इट विल बी पॉजिटिव गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Because energy has to be supplied, more energy has to be supplied, less energy is released, delta H is positive बच्चों। Clear or not? ये होता है तुम्हारा नॉर्मली सॉलिड्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर सम वे केस। तुम्हारा अगर तुम्हारे पास एनहाइड्रस सॉलिड है, तो उसमें क्या है बच्चों? जो तुम्हारा हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा डेल्टा एच डिसोल्यूशन बिकम समहाउ नेगेटिव। अदरवाइज इट इज मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। स्टैंडर्ड हमारा पॉजिटिव है, डेल्टा एच डिसोल्यूशन इज पॉजिटिव। अब अगर उस टर्म्स में देखा जाए, किसमें? लैटिस और हाइड्रेशन के टर्म्स में सोचा जाए, तो व्हाट कैन यू से अबाउट गैस का डिसॉल्व होना इन लिक्विड? बताओ। हम कहेंगे उसमें लैटिस तो ब्रेक हुआ ही नहीं, सिर्फ डिसोल्यूशन हुआ है। मतलब एक तरीके जो डिसोल्यूशन इन द सेंस सिर्फ तुम्हारा हाइड्रेशन हो रहा है एक तरीके से। डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर नो बॉन्ड दैट आर बीइंग ब्रोकन। The only bonds that are being formed are between the gas and liquid guys। तो हम क्या कहते हैं? गैस का डिसॉल्व होना इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं? तो तुम्हारा सॉलिड्स का लिक्विड में डिसॉल्व होना इज एंडोथर्मिक, और गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व होना इज स्लाइटली एक्सोथर्मिक। मतलब यू कैन फील इट, हाँ या ना बच्चों? क्योंकि उसमें तुम्हारा नथिंग इज बीइंग ब्रोकन, the only thing that is being formed is the bond या forces between that gas and the liquid guys। यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई, किसी बच्चे को डाउट ऑनलाइन वालों में? नहीं सर। No, sir. गुड। तो अब आते हैं, लेट अस डिस्कस अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, तो लेट अस डिस्कस गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन। गैस डिसॉल्व इन लिक्विड का सॉल्यूशन बच्चों। ओके गाइस, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो गाइस कितनी गैस डिसॉल्व होगी तुम्हारी किसके अंदर बच्चों? लिक्विड के अंदर। दैट इज डिटरमिन्ड बाय हेनरीज लॉ। एक हेनरी बंदे ने लॉ दिया टू डिटरमिन हाउ मच गैस विल बी डिसॉल्व इन लिक्विड। तो बच्चों एक काम करता हूं, पहले मैं स्टेटमेंट ही बोल दूं उसकी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ
gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface of solution. बच्चे कहेंगे सर पता ही नहीं क्या बोल गए आप, हाँ या ना? गुड, मुझे पता था यही होने वाला है। अब बच्चों ध्यान दो, समझना डिफिकल्ट नहीं है। एक काम करो, लेट अस टॉक अबाउट अ कंटेनर। ये लिक्विड है हमारा, उसके ऊपर गैस प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी हैव गॉट लिक्विड, नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस प्रेजेंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं बहुत सिंपल स्टेटमेंट में, जितना प्रेशर ज्यादा गैस का अबव द सॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी इन द सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट कि जितना प्रेशर ज्यादा गैस का अबव द सॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी इन द सॉल्यूशन बच्चों। दैट इज हेनरीज लॉ। अब सिंपल स्टेटमेंट में समझ आ गया? गुड। अब यहां पे एक और चीज है, वी यूज द टर्म पार्शियल प्रेशर गाइस। व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल प्रेशर? गाइस सपोजिंग तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे जस्ट कंसीडर एयर है, और एयर में सिर्फ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें पता है नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन का लेटर से प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जितना प्रेशर नाइट्रोजन का है अबव द सॉल्यूशन, उतना ही मतलब प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी इन द सॉल्यूशन, और जितना प्रेशर ऑक्सीजन का है अबव द सॉल्यूशन, उसी प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी इन द सॉल्यूशन। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व विल बी लेस, नाइट्रोजन डिसॉल्व विल बी मोर इन अ वे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिड यू गेट इट और नॉट गाइस? गुड। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय हेनरीज लॉ। ये हमारा सॉल्यूशन है। हाँ बेटा, हाँ, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स होना कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कि तुम्हारी दे आर नॉट रिएक्ट, दे आर नॉन रिएक्ट। हाँ, तो मतलब रिएक्ट नहीं करती बेटा नाइट्रोजन। यार अभी अगर ये रिएक्ट कर रही होती तो एयर में क्या हो गया होता? एनीवे, इधर ध्यान दो, ठीक है बच्चों? तो हम क्या कह रहे हैं, solubility is directly proportional to partial pressure of gas above liquid solution. Okay guys, ये जो solubility की बात करें, we are talking about solubility of gas in solution and that is directly proportional to the partial pressure of gas above solution. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? फिर से बोल रहा हूं, solubility of gas in solution is directly proportional to partial pressure of gas above solution. Clear guys? Right. तो बच्चों एक काम करते हैं, हमने कहा solubility is directly proportional to pressure. हमने कहा फॉर्मूला बनाओगे तो गाइस सॉल्युबिलिटी को उन्होंने किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे? मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वी हैव गॉट लॉट ऑफ वेज वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। तो द टर्म वी यूज फॉर सॉल्युबिलिटी इज मोल फ्रैक्शन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू मेक, उसमें जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करी जाएगी दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन गाइस. So we'll be discussing mole fraction of gas in solution बच्चों, which will be moles of gas dissolved in liquid by total moles, which is moles of gas dissolved in liquid plus moles of that liquid gas या solvent. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Solution को I would rather use liquid, क्योंकि हमारे पास solvent है, solvent के अंदर हमने गैस डिसॉल्व करी है, ठीक है ना बच्चों? मतलब ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज फ्रॉम गैस एंड योर सॉल्वेंट बच्चों, ठीक है ना गाइस? यहां तक कोई डाउट बच्चों? आई डोंट थिंक। तो हमने फॉर्मूला जब बनाया तो हमने फॉर्मूला बनाया P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट। KH इज योर कॉन्स्टेंट गाइस, नहीं तो हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. X इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एंड P इज द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन गाइस. KH इज अ कॉन्स्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? Henry's constant. KH is your
हेनरीज कांस्टेंट। हाँ बेटा, हाँ, एच इज इन सबस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है यहां तक कि ये तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट है, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। इनफैक्ट हर एक गैस और लिक्विड के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है एक लिक्विड के अंदर तुम्हारी वो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, दूसरे लिक्विड में कम डिसॉल्व हो रही है। KH इज डिपेंडेंट ऑन द गैस एज वेल एज द लिक्विड का कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू सम अदर फैक्टर्स। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो पहले आते हैं ग्राफ फॉर हेनरीज लॉ। ग्राफ फॉर हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चों, ग्राफ देखते हैं। बहुत आसान ग्राफ है। हम कहेंगे यहां पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहां पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। भाई जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब गाइस एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें KH वैल्यूज दे रखी हैं गैस की, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, कौन सी गैस कम सॉल्युबल होगी? मतलब KH इज समहाउ टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन गाइस। तो हम क्या कहेंगे, हाउ KH डिसाइड सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों सर यहाँ पे हर गैस काम के लिए करते हैं। KH अलग होगा। हाँ बेटा, सर हर गैस के लिए KH अलग होगा। करेक्ट। तो बेटा यहां से हम क्या कह सकते हैं, KH इज इक्वल टू P/X। अब देखो बच्चों, यहां पे समझो, सपोजिंग हमने दो गैसेस ली एट द सेम प्रेशर, मतलब उनका जो प्रेशर है अबव द लिक्विड सॉल्यूशन वो सेम है। गाइस डू यू रियलाइज जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए एक्स से रिलेट हो रहा है, जिसकी, हाँ बेटा इधर ध्यान दो, सुन लो अभी। गाइस किसी का कोई डाउट है क्या? अभी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया हमने दोनों गैसेस का, मतलब सपोजिंग हमने नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, एग्जांपल के तौर पे हमने दो गैस लिया, लेट अस से नाइट्रोजन और हीलियम लिया हमने, दोनों का प्रेशर अबव द लिक्विड सॉल्यूशन सेम रखा, हम कहेंगे जिसकी एक्स वैल्यू ज्यादा उसकी KH वैल्यू क्या होगी? कम। एक्स वैल्यू ज्यादा का मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसकी KH वैल्यू क्या है गाइस? कम। मतलब मोर इज द सॉल्युबिलिटी लेस इज द KH वैल्यू, या लेस इज द सॉल्युबिलिटी देन मोर विल बी द KH वैल्यू। मतलब किसी गैस की KH वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो हम उसके कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड मिनिमम होगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? राइट, वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर gas with lesser solubility has greater KH value. ओके बच्चों, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, एंड लेट मी पॉज द वीडियो व्हाइल आई राइट डाउन द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इन अ वे। इन अ वे का मतलब ये है कि उन बंदों ने तुम्हें KH की वैल्यू दे दी, हाँ है ना, फॉर N2 गैस, उन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दे दी। तो मोल फ्रैक्शन उन्होंने एयर में जो दी है, इसका मतलब ये है द प्रेशर दैट दे विल गिव द प्रेशर ऑफ एयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ताकि प्रेशर ऑफ एयर से और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर से यू कैन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर द लिक्विड सरफेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कि जो लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर उन्हें टोटल प्रेशर दे दिया, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का दे दिया एयर के अंदर, जिसको तुम मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर द लिक्विड सरफेस। नाउ यू विल फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में उन्होंने ये पूछा है कि यार व्हाट इज द मोल्स ऑफ N2 व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर गाइस। 10 मोल वाटर के अंदर कितना मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड है, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। ठीक है ना गाइस? तो एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व। मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूं गाइस एंड लेट अस सी बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही है। उन्हें ये जो दे रखा है ना गाइस 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर बच्चों। तो हम कहेंगे 5 × 0.8, दिस इज द
प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर द वाटर सरफेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली Pt इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल गिव अस द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू KH which is 10 raised to the power 5 into x. X was the mole fraction of gas in the liquid, guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Mole fraction of gas in the liquid, in the solution. हम कहेंगे which is moles of that gas by total moles. हाँ है ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? ये जो मोल्स N2 के हैं, these are the moles which are dissolved in water. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे मोल्स ऑफ वाटर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं 10. So all you have to do is find out this moles of N2. And in fact this question is not that difficult. यहां पे अभी फिर भी डिफिकल्ट लग रहा होता है कि यार गंदा एक्सप्रेशन बनेगा. हम कहेंगे let us find this value. इस ब्रैकेट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. Which will be moles of N2 by moles of N2 plus 10. ये वैल्यू कितनी आने वाली है? This will come out 4 into 10 raised to the power minus 5. हम कहेंगे बहुत छोटी वैल्यू है as compared to 10. हाँ है ना बच्चों? That basically means कि यार 10 के रेस्पेक्ट में तो मोल्स ऑफ N2 को इग्नोर ही कर सकते हो इन अ वे. तो हमारा मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे? यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 10. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिनोमिनेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, कम ऑन गाइस, तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में कितनी बार ये देखा है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इफ यू गॉट अ स्मॉल वैल्यू यू कैन डेफिनेटली इग्नोर दैट. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे? इट विल बी 4 into 10 raised to the power minus 4. हम कहेंगे, हम देख भी सकते हैं इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 10. तो अवर अप्रोक्सीमेशन दैट वी डिड, हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को जो डिनोमिनेटर में उड़ा दिया, दैट वाज करेक्ट, क्योंकि हमारे वो मोल्स बहुत कम आ रहे हैं नाइट्रोजन के एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ वाटर which were present in the solution. अब बच्चों एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर उन्होंने 10 मोल वाटर के बजाय 1 kg वाटर बोला होता तो इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता? 1 kg वाटर दिया होता, what would be, मतलब what would have been the change that would have made in the equation? ना हम कहते हैं यार moles of water would have been 1000 by 18. That is the only change that we would have observed in the equation. हाँ है ना? 1 kg वाटर दिया है तो we would have written moles of nitrogen by moles of nitrogen plus 1000 by 18. अब उन्होंने कह दिया instead of 1 kg water we have taken 1 liter water. अब क्या करोगे? तुम कहोगे सर डेंसिटी यूज कर लेते हैं, लेकिन डेंसिटी तो तुम्हारी सॉल्यूशन के लिए होती. तो यहां पे हम कहेंगे यार कितना कितना गैस डिसॉल्व हुआ है पानी में? कुछ भी नहीं. यू कैन लुक बाय द वैल्यू कि तुम्हारा बहुत कम गैस डिसॉल्व होता है. तो अज्यूम 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ वाटर ही मान के 1 कर दो. मतलब अगर 1 लीटर वाटर होता, अगेन वी वुड हैव टेकन 1000 बाय 18. बच्चों क्लियर और नॉट गाइस? यहां तो कोई डाउट बच्चों? बाई चांस अगर तुम्हारा क्वेश्चन डिफरेंट होता तो तुम क्या करते उस क्वेश्चन के अंदर? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड. वी आर डन विद एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ. Now let us see application of Henry's law. Application of Henry's law. पहला, स्कूबा डाइविंग. स्कूबा डाइविंग में क्या होता है उसे समझो बच्चों. बंदा पानी में कूद गया, ठीक है ना गाइस? पानी में कूद गया और पानी में काफी डीप चला गया, ठीक है ना गाइस? अब जब डीप जाएगा तो डू यू रियलाइज गाइस वहां पे प्रेशर ज्यादा है. प्रेशर ज्यादा है तो बेसिकली तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी. हाँ है ना बच्चों? प्रेशर ज्यादा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज. एंड इंक्रीज इन व्हाट? इन ब्लड. तो हम क्या कहेंगे, जो तुम्हारी गैस नॉर्मली जो गैस डिसॉल्व होती है ब्लड में, विच कैरीज दैट ब्लड कैरीज दैट एयर थ्रू टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब वहां पे जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है ब्लड में वो बढ़ गई है. नो प्रॉब्लम सो फार. अब वो बंदा जब स्कूबा डाइविंग करके बाहर निकलता है, ही क्विकली राइजेस अप, तो तुम्हारा प्रेशर कम हुआ. नाउ दैट गैस डिसॉल्व विल कम आउट ऑफ द ब्लड, और वो जब ब्लड से बाहर जाएगी देयर विल बी बबल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ब्लड. वो बबल जनरेट हो जाएंगे एंड दैट इज डेंजरस फॉर हेल्थ. उसको हम क्या बोलते हैं? वी हैव इवन गॉट अ टर्म फॉर इट. तो गाइस वो टर्म मैं अभी बताता हूं. लेट मी फर्स्ट राइट डाउन दिस थ्योरी गाइस, ठीक है ना बच्चों? उसे बोलते हैं बेसिकली बैंड्स.
ओके, उसे बोला जाता है बेंड्स, एंड दैट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। उसको हाउ टू अवॉइड बेंड्स, उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका होता है। हम क्या कहते हैं, जो उसका टैंक है, दैट ऑक्सीजन टैंक, उसके अंदर हम क्या करते हैं, दैट इज एयर टैंक बेसिकली, उसके अंदर लेट अस ऐड सम अमाउंट ऑफ हीलियम गाइस। हीलियम क्या होता है, हीलियम इज नॉट दैट सॉल्युबल इन ब्लड। तो तुम्हारा द अमाउंट ऑफ दैट गैस डिजॉल्व जो हमारी ब्लड में होगी, दैट विल नॉट बी दैट मच, और तुम्हारा बबल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इनसाइड द ब्लड व्हेन द स्कूबा डाइवर राइजेस बैक टू द सरफेस। अब मैं पूरी थ्योरी लिखने जा रहा हूं, सो यू राइट इट डाउन विद मी। स्कूल में जरूर पूछते हैं, मतलब ये किस में, मतलब स्कूल में, जेई में, स्कूल में तो डेफिनेटली पूछते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हाँ, स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर, होल्ड ऑन, increases the solubility of atmospheric gases in blood when divers ने क्या किया, come to surface, the pressure gradually decreases. So this releases the dissolved gases and leads to formation of bubbles of nitrogen in blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends. हाँ, which are painful and dangerous to life. To avoid bends, and yeah, hold on, as well as toxic effects of high concentration of N2 in blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium, which has got low solubility. And I just thought of a way जिसमें इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई मेन में। ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, मतलब आई डोंट थिंक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट स्टिल जस्ट टू शो कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नाइट्रोजन का केएच वैल्यू दे दी उन्होंने फॉर ब्लड, ठीक है ना गाइस, और उन्होंने कहा गैस ए, गैस बी, गैस सी, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द गैस,
कि ऑक्सीजन है या हीलियम है या कोई और है, तो यू कैन आइडेंटिफाई अ बिट। उन्होंने गैस ए बी सी दी और उन्होंने उनकी KH वैल्यूज दे दी, एंड दे विल से कौन सी गैस के डालने से बेंड्स की कंडीशन कम हो जाएगी। सो यू विल बी कंपेयरिंग द KH वैल्यू गाइस, जिनकी वैल्यू KH की ज्यादा है नाइट्रोजन से, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो यस, देयर कैन बी अ क्वेश्चन फॉर्मेशन जेई के लिए उस हिसाब से, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा बनेगा। KH वैल्यू तो देंगे यार, कम ऑन, ABC की देंगे, हाँ हाँ नाइट्रोजन की भी देंगे। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया ना, अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं देता वैल्यूज, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, dude, I don't know. ठीक है, मतलब IIT वाले बनाते हैं तो कहीं और से। अभी छोड़ो, लीव इट, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो, इग्नोर। कर लिया नोट बच्चों? गुड। सेकंड, एक समस्या आती है, एक स्कूबा डाइविंग में दिक्कत आती है, एक हाई ऑल्टीट्यूड में दिक्कत आती है। हम कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सी लेवल, कम होता है। तो हम कहेंगे जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ब्लड में वो ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी। तो लेस एयर, लेस ऑक्सीजन इज रीचिंग द मतलब बॉडी पार्ट्स, तो हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से इंसान कमजोर पड़ जाता है, ही बिकम्स वीक एंड इज अनेबल टू थिंक प्रॉपर्ली। नाउ दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है ना गाइस? ये उन लोगों की याद होती है विच लिव एट हाई ऑल्टीट्यूड, दे कैन नॉट थिंक प्रॉपर्ली। ठीक है ना गाइस? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, you take a guess, ठीक है ना? at high altitudes the partial pressure of O2 is less than at ground level. This leads to low concentration of O2 in blood and tissues of people living at high altitudes. Or climbers even. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia. ठीक है बच्चों, गाइस यहां तक हो गया? नहीं हो गया? लिखो। कर लिया नोट? सर ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है पैराग्राफ में? एनॉक्सिया, ANOXIA। ओके सर। नोट कर लो तो बता देना गाइस। कर लिया सबने? गुड। अब बच्चों एक चीज बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वर्सेस टेम्परेचर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है।
पहली चीज गाइस, इसको तुम जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उससे बड़ा आसानी से रिलेट कर सकते हो। हम कहते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिज खत्म हो जाता है, इसका मतलब तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाता है ऑन राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना गाइस, तो उसका कर्व देख लेते हैं सबसे पहले। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट। ये हमारा सॉल्युबिलिटी आया और ये हमारा टेम्परेचर आया। इस टाइप का कर्व जाएगा। देयर इज अ काइंड ऑफ कर्व दैट यू ऑब्जर्व। ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करती आ रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ बेटा, बेटा गैस की या लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाँ तुम्हारी कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है। यू कैन टेन इट टू 0। हाँ, जैसे तुम्हारा अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो तुम्हें कहते नहीं फिश मर गई क्योंकि देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो वही। यस, याद लगे उसे मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि एज सून एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड फिर से तुम्हारी गैस डिजोल्व हो जाती है। वो काबिज था यार, एक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं होता था कि तुमने गैस सारी एलिमिनेट कर दी, रस्टिंग के लिए कुछ होता था कि पहले तुम उस पूरे वाटर को बॉयल कर दो तो तुम्हारी जितनी भी डिजोल्व एयर है वो तुम्हारी हट गई, एंड नाउ यू पुट समथिंग ओवर इट, ऑयल वगैरह डाल दिया तो तुम्हारा नाउ इट इज डीऑक्सीजनेटेड वाटर, उसमें सर ऑक्सीजन कुछ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं। एनहाइड्रस कंपाउंड डालते थे उसमें। नहीं, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा पूरा वाटर तुम्हारा पूरा वो जो है, 1 सेकंड, तुमने क्या कहा? तुम रहने दो, सर वो एक छोड़ो, तुमको अभी एनहाइड्रस और सोचना कंपाउंड भी पड़ेगा। डालते थे। नहीं अभी छोड़ो, मैं नहीं सोच रहा। तुमने पता नहीं कुछ बोला था, मैंने सोचा कि यार मेहनत करी जाए सोचने की, फिर आई इग्नोर्ड इट, नहीं सोच रहा मैं उस बारे में। थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। बच्चों देखो, पहली चीज डेल्टा जी तुम्हारा नॉर्मली क्या होगा? नेगेटिव। भाई गैसेस डिसॉल्व होती है ना बच्चों, गैसेस डिसॉल्व होती हैं तुम्हारा सॉल्वेंट के अंदर टू सम एक्सटेंट, तो डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव था। डेल्टा एस क्या होगा बच्चों? डेल्टा एस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बताओ गाइस, अभी तो हमने डिस्कस किया था, इट इज नेगेटिव। डेल्टा एस सॉल्यूशन इज लेस देन 0 फॉर गैस इन लिक्विड। हाँ है ना बच्चों? वही जो तुम्हारा डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज है, वो तो तुम्हारा कम होगा ना गाइस। गैस इनिशियली इन एयर इट हैड मोर एंट्रोपी, नाउ डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इट हैज गॉट लेस एंट्रोपी, डेल्टा एस नेगेटिव है गाइस। हम कहेंगे डेल्टा जी पे असर देखेंगे हम ऑन राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम कहेंगे डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस तुम्हारा विद नेगेटिव साइन, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा डेल्टा जी जो नेगेटिव था अब वो तुम्हारा लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब एक तरीके से तुम्हारी सॉल्युबिलिटी इज नॉट फेवर्ड। हाँ है ना? मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो सॉल्युबिलिटी इज फेवर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज फेवर्ड। और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डेल्टा जी विल बिकम लेस नेगेटिव, इट विल गो टुवर्ड्स 0, मतलब एक तरीके से सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। समझ गए? वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव, राइट गाइस? और तुम्हारा वी कैन से solubility decreases with increase in temperature। बच्चों यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ भाई। गुड, आगे चलते हैं, लेट अस गो अहेड। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर पे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है उसे समझो। वेपर प्रेशर गाइस, ध्यान दो, फिर से हम लिक्विड लेते हैं। हमने कहा हमने लिक्विड लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है, दिस इज अवर सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट के तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, सपोजिंग ऊपर इनिशियली कोई गैस प्रेजेंट नहीं थी, तो होगा क्या, द मोमेंट यू पुट सॉल्वेंट इनसाइड दैट कंटेनर, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर इन लिक्विड फेज, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गो इनटू वेपर फेज। हाँ है ना बच्चों, वेपर फेज में जाएंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है ना गाइस, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अंडरस्टैंड करो, पहले तुम्हारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में गए, द मोमेंट इट स्टार्ट्स, तुम्हारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज में था, दे आर गोइंग इनटू वेपर फेज, इमीडिएटली आफ्टर दैट तुम्हारा देयर विल बी सम वेपर्स व्हिच विल गो इनटू लिक्विड फेज, दैट बैकवर्ड प्रोसेस विल आल्सो स्टार्ट। लेकिन ऑब्वियसली बात है, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग इनटू वेपर फेज दैट विल बी मोर देन द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग बैक इनटू लिक्विड फेज। तो तुम्हारे एक तरीके से जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू द वेपर फेज एंड लेस मॉलिक्यूल्स आर कमिंग बैक इनटू द लिक्विड फेज। प्रेशर बढ़ता गया, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। कैसा इक्विलिब्रियम, जिसमें तुम्हारा जिस रेट से मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू वेपर फेज उसी रेट से मॉलिक्यूल्स आर कमिंग बैक इनटू लिक्विड फेज। उस टाइम पे जो प्रेशर है above the liquid solution, that is known as vapor pressure of that liquid solution का है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? वही अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो तुम्हारा है ऊपर, दिस इज लिक्विड इन वेपर फॉर्म, ओके, और हम कहेंगे प्रेशर ऑफ वेपर्स at equilibrium is called vapor pressure। ठीक है बच्चों, अब ये जो इक्विलिब्रियम है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जस्ट टू टेल यू कि हाउ दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, तुम रियलाइज कर सकते हो इवेपोरेशन, जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। करेक्ट। तो पहले आते हैं इवेपोरेशन पे गाइस। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट टेम्परेचर अदर देन द बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर is visible at temperatures, hold on guys, at temperature other than boiling point also। And that conversion is called evaporation, is called evaporation। बॉइलिंग पॉइंट से अदर टेम्परेचर पे भी योर लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर गाइस। तो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन, लिक्विड टू वेपर, ये हमारा क्या हो गया? इवेपोरेशन बच्चों। अब पहली चीज गाइस, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑब्वियसली। क्यों इंक्रीज होगा उसे भी देख लो। हम कहेंगे, तुम रियलाइज करोगे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक थिंग जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। हम कहेंगे एज, होल्ड ऑन, मैंने ये एट क्यों लिख दिया, जस्ट अ मिनट गाइस, एज टेम्परेचर इंक्रीज, हम कहेंगे जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करता है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, हाँ है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड फेज, राइट, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हम कहेंगे एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। द फर्स्ट थिंग यू विल बी आस्किंग इज, सर वो तो गैसेस के लिए होता है, बट दैट इज एप्लीकेबल टू लिक्विड्स आल्सो। ठीक है ना गाइस? तो लेट अस ड्रॉ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फर्स्ट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पे आते हैं। There is a curve.
at higher temperature. हाँ है ना बच्चों? Let us say this was temperature T1, this was temperature T2. T2 will be greater than T1. हाँ है ना बच्चों? हम क्या कहेंगे guys कि तुम्हारा let us say this is the minimum kinetic energy. This is the minimum kinetic energy a molecule should have so that it can go to vapor phase. हाँ है ना बच्चों? कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जो एक मॉलिक्यूल की होनी चाहिए सो दैट इट कैन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन दैट लिक्विड फेज एंड गो इनटू वेपर फेज. अब गाइस जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इनिशियली दीज वर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस दैट स्पीड या व्हिच पोजेस दैट काइनेटिक एनर्जी जिससे वो वेपर फेज में जा सके. जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव दैट काइनेटिक एनर्जी व्हिच कैन send them to vapor phase. हाँ है ना बच्चों? तो basically more molecules will be going into vapor phase which will result in increase in vapor pressure guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ. ये हमारा this is the kinetic energy required to overcome. इसको मैं पूरा लिखता हूँ. This is the kinetic energy required. सर y एक्सिस पे क्या है? Fraction of molecule possessing that particular kinetic energy. ओके Kinetic सर. energy required to overcome intermolecular forces in liquid. और नीचे हमारी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना गाइस? तो हम कहेंगे एट हायर टेम्परेचर more molecules of liquid are capable of escaping into the vapor phase. है ना बच्चों? अभी हम जो एरिया अंडर द कर्व देख रहे थे, हाँ है ना बच्चों? कर्व जहां पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी से पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर का जो हम देख रहे थे, दैट शेडेड रीजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है ना बच्चों? गाइस अब आते हैं evaporation and condensation. Evaporation and condensation. पहली चीज गाइस हमें पता है both evaporation and condensation take place in a closed container and condensation take place in closed container. बेसिकली तुम्हारा यहां पे रहा लिक्विड, इवेपोरेशन में इट विल गो टू वेपर एंड बैकवर्ड में कंडेंसेशन में इट इज गोइंग बैक टू लिक्विड. हम क्या कहेंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर सफिशिएंट टाइम इन क्लोज्ड कंटेनर. ऑब्वियसली हमने ऊपर क्लोज कंटेनर ही बनाया था. वी आर डिस्कसिंग क्लोज कंटेनर. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. एंड एट दैट टाइम बेसिकली ये इक्विलिब्रियम आ गया. एट दैट टाइम द वेपर प्रेशर, the pressure above the liquid surface is called vapor pressure बच्चों. ठीक है ना guys? The pressure at that time, pressure of vapor at this equilibrium is vapor pressure guys. यहां तक कोई डाउट बच्चों? बताओ भाई guys. ये लो, टाइम लगेगा अभी लिखने में. ओके राइट गाइस.
तो ये हमारा आ गया वेपर प्रेशर। अब आते हैं गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कर्व। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। Guys, evaporation continues at a fixed rate. Evaporation का रेट फिक्स होता है, ठीक है guys? Evaporation is continuing at a fixed rate. Condensation है that depends on the number of particles या number of molecules in vapor phase. हाँ है ना, वेपर फेज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा दे विल गो इनटू लिक्विड फेज। तो जो कंडेंसेशन का रेट है दैट विल इंक्रीज विद टाइम। हाँ है ना, क्योंकि इनिशियली तो तुम्हारा सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है, आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन विल स्टार्ट एंड देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसका जो रेट है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू टच द इवेपोरेशन वाला रेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड द मोमेंट इट टचेज दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। दिस इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ओके गाइस, ये हमारा टाइम था ऑन एक्स एक्सिस। एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। अब गाइस एक बड़ी काम की चीज ध्यान दो, वी हैव गॉट H2O लिक्विड गोइंग टू H2O गैस। दिस इज योर वाटर वेपर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे इस रिएक्शन का, इफ यू कंसीडर दिस टू बी अ रिएक्शन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे, क्या बनेगा गाइस? Kp क्या बनेगा? It will be pressure of H2O gas by pressure of H2O liquid, that is a pure liquid जिसकी एक्टिविटी हम क्या मानते हैं गाइस? 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो क्या हम इसे सिंपली प्रेशर ऑफ H2O गैस ही लिख सकते हैं? मतलब कम ऑन गाइस, डिनोमिनेटर में तो हम 1 उठा लेंगे। क्लियर और नॉट गाइस? तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट इट डाउन एज Kp इज नथिंग बट, मतलब लेट अस से प्रेशर ऑफ, मैं उसको स्टेटमेंट को चेंज करता हूं, प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट Kp of that particular reaction. Rather than saying Kp equal to pressure of H2O gas, I would change that statement to pressure of H2O gas is equal to equilibrium constant at equilibrium. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हमें पता है Kp is constant for a particular reaction. अच्छा एक चीज बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ओनली गाइस। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है, या लेट अस से वेपर प्रेशर जो है हमारा, ये तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हो गया ना गाइस H2O गैस का, तो हम क्या कहेंगे, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड गाइस। लिक्विड का कितना कंटेंट लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब यू माइट टेक अ बीकर, उसमें बीकर में थोड़ा सा पानी रखो एंड यू कैलकुलेट द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, या तुम ज्यादा पानी लो एंड अगेन यू कैलकुलेट द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दैट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विल बी सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर गाइस। It is dependent only on temperature, not on the amount of liquid that we have taken in the container. समझ में आया या नहीं आया? आ गया, गुड। कौन से के y एक्सिस पे बेटा? इस वाले के y एक्सिस पे समझाना मुश्किल है। नहीं बेटा, मतलब दिस इज जस्ट y एक्सिस पे मैं क्या बनाऊंगा? रेट। कुछ रेट बना सकते हो, यस रेट, रेट रेट लिख सकते हो, दैट वाज नाइस। रेट लिख सकते हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, दिस वाज योर कंडेंसेशन गाइस, दिस वाज योर कंडेंसेशन जो नीचे से ऊपर उठ के आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो गाइस, हम कहेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इसको मैं लिख दूं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन इन कंटेनर। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? बताओ भाई बच्चों, कोई डाउट यहां तक? बच्चों कोई डाउट नहीं? नो सर। गाइस एक मैंने इक्वेशन कराई थी तुम्हें, ये इक्वेशन किसी बच्चे को याद है या नहीं याद है, ये बताओ मुझे।
आई थिंक करवाई है, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक मैंने करवाई है। टर्म याद आ रही है किसी बच्चे को? नहीं, कोई बात नहीं। गैस तुम्हें ये वाली इक्वेशन जरूर याद होगी, K2 by K1 ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2। ये याद है? नहीं याद है? क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो तुम्हारी पिटाई होने वाली है। हाँ सर याद है। याद है बच्चों? ये इसी का स्पेशल केस है गाइस, दिस इज स्पेशल केस। जो हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस इक्वेशन। इट इज वैलिड फॉर वेपराइजेशन रिएक्शन गाइस। वेपराइजेशन रिएक्शन में क्या चेंज आएगा उसे समझो। डेल्टा एच वेपराइजेशन बन जाएगा, है ना बच्चों? दिस विल बी डेल्टा एच। होल्ड ऑन, मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूं। आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन, तो ध्यान दो, ये बन गया। और हम कहेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दीज आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट टू पर्टिकुलर टेम्परेचर्स, उसकी जगह क्या हम वेपर प्रेशर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन गाइस, H2O लिक्विड गोइंग टू H2O गैस, या एनी लिक्विड गोइंग टू गैस या वेपर स्टेट। उसके लिए इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, कांट वी राइट डाउन वेपर प्रेशर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर गाइस? तो हमारा ये भी चेंज होएगा, and this will be nothing but P2 by P1, and that is your Clausius-Clapeyron equation guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये तुम्हारी इक्वेशन होगी गाइस। यहाँ पे P1 P2 are the vapor pressure at two different temperatures, vapor pressure at two different temperatures। ठीक है बच्चों? डेल्टा एच वेपराइजेशन और आर की क्या वैल्यू ली जाएगी गाइस? या तो तुम जूल में ले लो या कैलोरी में ले लो। अगर तुम डेल्टा एच वेपराइजेशन को जूल में ले रहे हो तो आर की वैल्यू क्या उठ जाएगी? 8.314। अगर तुम डेल्टा एच वेपराइजेशन को कैलोरी में ले रहे हो, आर की वैल्यू 2 उठ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर उन्हें किलो जूल में दे रखा है तो प्लीज कन्वर्ट इट टू जूल और आर की वैल्यू जूल वाली उठा लो। ठीक है बच्चों? दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। टेम्परेचर ऑब्वियसली इन केल्विन बच्चों। ओके गाइस, अब बच्चों यहां से तुम्हें एक चीज जो कि हम नॉर्मली भी रिलेट कर सकते थे, ये बताओ बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए नॉर्मली? ऑब्वियस सी बात है, काइंड ऑफ। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना? बढ़ना चाहिए ना। वही चीज तुम यहां से भी देख सकते हो। सपोजिंग T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हम कहेंगे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। बताओ गाइस, हम कहेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है भाई, तुम्हें हीट देनी पड़ती है टू थ्रो इट इनटू वेपर फेज। इसका मतलब ये तुम्हारा पूरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गया। राइट हैंड साइड पॉजिटिव का मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। एलएन में तुम्हें याद होगा, अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है तो तुम्हारा P2 विल बी ग्रेटर देन P1 का है। तो मतलब तुम्हारा वेपर प्रेशर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों। वही चीज मैं लिख रहा हूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई। नो सर। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अभी जो मैं कर्व बना रहा हूं वो तो उसी चीज का बना रहा हूं जो मैंने अभी ऊपर बताया है, ठीक है? लेकिन उसके बाद आई विल डिस्कस समथिंग न्यू, something that we will use in our upcoming lectures. Hold on, that is sufficient. यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है। We'll say the curve goes something like, oh hold on, the curve goes something like this. ठीक है बच्चों, तुम्हें दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है गाइस? हाँ, मतलब मैंने बीच से कर दिया, लेट अस से। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? तो हमारा दिस इज हाउ द कर्व इज गोइंग। ओके गाइस, ये तुम्हारा आई शुड हैव मेड इट समथिंग लाइक दिस, यहां से टच करता हुआ, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है ना गाइस? एनीवे, तो ये हमारा कर्व हो गया। अब हम कहेंगे हमें दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं इस कर्व से बताना चाह रहा हूं।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, उसे समझो. इट इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. बच्चों क्लियर गाइस? अब इसको समझो इस स्टेटमेंट को. इसका मतलब ये है कि सपोजिंग सी लेवल पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, 1 atm. इसका मतलब ये है, सपोजिंग H2O का एग्जांपल मान के चलते हैं. H2O का अभी तुम्हारा वेपर प्रेशर है, से रूम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर आ रहा है योर 0.5 atm. एग्जांपल के तौर पे रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या है, 0.5 atm. तुमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हिट 1 atmosphere गाइस. और वो तुम्हें ये पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, से तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे इट बिकम्स इक्वल टू 1 atmosphere. सो वी विल कॉल 100 डिग्री सेल्सियस एज द बॉइलिंग पॉइंट गाइस. यहां तक कोई डाउट बच्चों? गुड. अब दूसरी चीज क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इट विल डिफर इफ वी टेक डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब अगर तुम ऊपर जाते हो, हिल्स पे जाते हो, तो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. इसका मतलब है तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लोअर. मतलब लेट अस अज्यूम कि तुम्हारा 0.8 एटमॉस्फेयर है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हमें 0.5 को 1 एटमॉस्फेयर पहुंचाना था, अब हमें 0.5 एटमॉस्फेयर को 0.8 एटमॉस्फेयर पहुंचाना है, विच कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर टू अ लोअर वैल्यू. से तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस पे इट बॉइल्स. जो हम कहते थे कि 80 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा जो कुकर की जो सीटी है वो उड़ जाएगी, एंड दैट बेसिकली मींस कि तुम्हारा लोअर टेम्परेचर पे फूड कुक हुआ है एंड वी गेट अनकुक्ड फूड एट हायर ऑल्टीट्यूड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, जो तुमने पहले पढ़ा था कि तुम्हारा लो टेम्परेचर पे दैट फूड इज कुक्ड और लो टेम्परेचर पे इट इज नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली. तो यहां पे मैं बता दूं कि अगर यहां पे लेट अस टेक दिस एज 1 atm, तो ये जो हमारा पॉइंट है कौन सा, ये दिस टेम्परेचर इज योर बॉइलिंग पॉइंट एंड लेट अस से विल कॉल इट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्यों, वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 1 atm. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज योर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे आते तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.8 atm होता और उस वक्त हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता वो ये होता गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड. ओके, वी आर डन विद द क्लास गाइस. योर क्लास इज ओवर बच्चों. गाइस ये बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर आज की क्लास में? बच्चों बताओ. गाइस आज के बेसिस पे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. क्वेश्चन इन द सेंस जो मैं शीट देने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी शीट, क्योंकि उस पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं भी गा तो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 5 or 6 क्वेश्चंस. बट ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट क्लास यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें हम वही डिस्कस करेंगे जो हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, वो जो सारा गंद किया था ना स्टोइकियोमेट्री में उठा के, वो गंद फिर से किया जाएगा. सो आई रिकमेंड गाइस कि तुम उसको पूरा ढंग से पढ़ के आना बिफोर द नेक्स्ट क्लास. आज नहीं पढ़ के आयो इट्स डजंट मैटर, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज रिवाइज इट थॉरली, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है. क्योंकि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं उतनी डिटेल में ना करवाऊं, और नहीं करवाऊंगा देन यू गाइस विल बी स्क्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ओनली. ठीक है ना गाइस? तो प्लीज ये काम मत करना. हाँ, क्या क्या करके आना है वो मैं अभी बताता हूँ. लेट मी 1 सेकंड. ये बच्चा क्या कह रहा है, सर हेनरीज लॉ का ग्राफ दिखा दो एक बार. ओके, अभी दिखाते हैं.